हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित और आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी एटम्स चैनल। अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। अपन ने अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर बेसिक जो आइडिया था जहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रपोज हुआ उसको देखा, फिर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर अपन ने अलग अलग वेरिएबल्स को ढूंढा। उन वेरिएबल को अगर मैं चेंज करता हूं तो आउटपुट पे जो करंट मुझे मिल रहा है, फोटो करंट जो मुझे मिल रहा है, उसमें क्या क्या वेरिएशन आते हैं वो अपन ने देख लिया। फिर अपन ने कुछ PYQ भी सोल्व कर लिए जिसमें अपन ने कुछ जेईई मेन के क्वेश्चन देखे एंड वी फाउंड आउट कि जो एक इक्वेशन है KE इज इक्वल्स टू E इंसिडेंट माइनस फाई, यानी इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन का जो डिफरेंस है वो मेरे को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देता है, या फिर मैं कहूं कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इस चीज पे काफी न्यूमेरिकल अपन ने अभी तक देख लिया और कल अपन ने काफी न्यूमेरिकल इस पे सोल्व भी किए थे। अब अपन आज आगे बढ़ेंगे और आज अपन देखेंगे कि किस तरीके से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था उसकी जब एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश की गई। देखो दोस्तों, होता क्या ना, जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस एक्सपेरिमेंट में दो चीजें होती हैं, एक होती है ऑब्जर्वेशन, एक होता है उन ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन कि जो हुआ वो क्यों हुआ, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जर्वेशन तो अपन ने नोट कर ली है कि क्या क्या थी। अब ये बात आ रही है कि भाई इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, कौन सा पार्ट है फिजिक्स का जो एक्सप्लेन करेगा, वेव थ्योरी एक्सप्लेन करेगी कि पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन करेगी। तो चालू करें। तो चालू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से दे दूं। अगर आज कुछ मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष पुरोहित और मैंने बिट्स पिलानी से मेरी डिग्री करी है। मैं ट्रिपली में बीटेक हूं। मैंने MSc फिजिक्स में करी, पढ़ने का शौक था तो मैंने MA इंग्लिश भी कर डाली। इसके अलावा अगर मैं कुछ और अपने बारे में बताना चाहूँ दोस्तों, तो मेरे को 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। पढ़ाना चालू करा जब से मैंने अपने दिल को फॉलो करना चालू किया। उससे पहले मैं अपने दिल को ही फॉलो कर रहा था और तब मेरा दिल इसरो में था, तो मैंने इसरो में भी काम किया है। इसरो में जब मैं था तो दोस्तों मैंने मंगलयान पे काम किया है, GSAT, INSAT, IRNSS अपना वही नाविक मिशन जो है, जो अपना लोकल GPS है, उस पे काम किया है। IRS मिशन पे काम किया है। इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए भी अपन ने काम किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है अपडेट का। मुझे अपडेट देनी भी बहुत जरूरी है दोस्तों तुम लोगों को कि क्या कुछ नया अनअकैडमी कुछ नया तो नहीं ला रहा, तो वो देख लेते हैं अपन। तो आई थिंक ये तो वही स्टैंडर्ड जो अपना है प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन है, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के। ध्यान रखना है खाली अपने को अपने मंत्र के बारे में। अपना मंत्र है निम्बस डालोगे तो जो डिस्काउंट दिख रहे हैं उससे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट तुमको मिल जाएगा। सेम इज द केस विद आइकॉनिक। ये भी 12, 18 और 24 महीने का प्लान है। फिर से मंत्र है अपना निम्बस डालोगे और तुमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। डिफरेंस क्या होता है आइकॉनिक और प्लस में? सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे अपने को एक्सपर्ट की गाइडलाइन मिलती है और टेस्ट का एनालिसिस होता है। यानी कोई बैठ के तुमको बताएगा कि तुम्हारी गलतियां क्या हुई और वो तुमको ये भी बताएगा कि उसको सही कैसे कर सकते हैं। अगर इंसान को उसकी गलतियां बता दी जाए, उसको सही करवा दिया जाए, तो फिर वो इंसान जो है ना, वो आगे जाके एक बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। किसी को भी देख लो, कोई भी एग्जाम्पल ढूंढ लो जिसने अपनी गलतियां सुधार ली, वो इंसान सदा बड़ा बना। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है दोस्तों। अब बात ये आई कि मान लो तुम्हारे को पता है मेरे में क्या कमियां हैं और फिर तुम उन कमियों को ठीक करने के लिए जाते हो, लेकिन जब कमियां ठीक करने जा रहे हो तो फिर से अटक गए क्योंकि कुछ नहीं आ रहा, तभी तो प्रॉब्लम है। तो यू कैन ऑलवेज आस्क अ डाउट। अपने डाउट पूछो आप मस्ती से, ठीक है। आस्क अ डाउट में करना क्या है, फोटो खींचनी और अपलोड कर देनी है, तुमको तुम्हारा सोल्यूशन मिल जाएगा। ये डूज एंड डोंट्स हैं। यहाँ पे स्क्रीन को रोक के तो पढ़ लो इनको। ये एक चीज ऐसी है दोस्तों, यूसेट जो है ये एग्जाम ऐसा है जो हर संडे को हो रहा है। ये एग्जाम जेईई टाइप का एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम दो, अपने आप को इवेल्युएट भी करके देखो कितना आता है, और अगर अच्छा स्कोर करते हो तो स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। ये कुछ इंफॉर्मेशन उसके बारे में, ओके। और ये हैं कुछ नए जो बैचेस अप्रैल में आने वाले हैं। 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 14 अप्रैल से चालू होने वाले बैचेस हैं। और ये कुछ टेस्ट हैं जो भी आने वाले हैं, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, ओके। और मनीष इसरो दोस्तों ये है मेरा हैंडल है, ये मेरा अनअकैडमी पे। तो वहां पे जाके तुम मनीष इसरो सर्च कर सकते हो और मेरे को ढूंढने के बाद मेरे को फॉलो कर दो, रिव्यू दे दो, आ जाओ वहां पे अनअकैडमी की ऐप पे दोस्तों। निम्बस वाला जो अपना मंत्र है वो यूज करके तुम जो फ्री लाइव क्लासेस होती है ना, स्पेशल क्लासेस, वो भी मस्ती से देख सकते हो। यूज द मंत्रा निम्बस। अब चालू करते हैं। तो ये जो फिगर है अभी अपने दिमाग में उतर चुका है। अब अगर कोई काट के ऐसे थोड़ा सा खून निकालेगा तो उस खून की बोतल में भी ये फोटो दिख जाएगी अपने को, क्योंकि अपन इसी के ऊपर पिछले 2 दिन से काफी मेहनत कर रहे हैं।
अब हुआ ये कि सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, सारी ऑब्जर्वेशन देख ली, सब देख लिया। अभी इंटेंसिटी को चेंज करें तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो क्या होता है, पोटेंशियल को बढ़ाएं तो क्या होता है, पोटेंशियल को फ्लिप करें तो क्या होता है, सब देख लिया। अब ये बात समझनी है कि उसका कंक्लूजन क्या निकला। तो ये निकला अपना कंक्लूजन कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये निकला पहला कंक्लूजन। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट बढ़ जाएगा। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। आप कितनी इंटेंसिटी बढ़ा दो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा। अपन ने ये भी देखा। फिर अपन ने देखा कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है अपन उसके नीचे हैं, यानी अगर मेरा इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी कम है वर्क फंक्शन से, तो यानी मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, या मेरी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है, तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं होता, चाहे कितनी भी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दो। इंटेंसिटी कितनी भी कर दो, अगर एनर्जी कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फिर अपन ने देखा कि भाई जो स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये दोनों बराबर ही चीजें हैं। कैसे बराबर हैं? क्योंकि भाई EV इज इक्वल्स टू K मैक्स, ये अपन ने देखा था। तो दोनों बराबर ही चीजें। इसमें क्या डिपेंड कर रहा है? इसमें डिपेंड कर रहा है भाई ये लीनियरली बढ़ती हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। किसकी फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट रेडिएशन की। जो रोशनी गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जाओ तो K मैक्स बढ़ जाएगा, लीनियरली बढ़ेगा। यानी कि इक्वेशन है, वो कौन सी इक्वेशन है? वो इक्वेशन है भाई K मैक्स इज इक्वल्स टू इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी माइनस फाई नॉट, जो कि वर्क फंक्शन है। ठीक है, ये सब अपने घुस चुका है अंदर दिमाग में। ये तो मैं तुमको एक रिवाइज करवा रहा हूं तुरंत जो अपन ने पढ़ा है। और लास्ट जो पॉइंट है ना, ये बड़ा मस्त है। ये कह रहा है कि तुमने सेटअप को चालू रखा, इस पूरे सर्किट को जमाया, और तुमने जैसे सोर्स को ऑन किया, सब सप्लाई अप्लाई दे रखी है, ऑन करने के विद इन 10⁻⁹ सेकेंड्स, यानी ऑलमोस्ट पलक झपकते ही तुरंत ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाता है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इसके लिए सवाल आ सकता है कि यार सर, माना इंस्टेंटेनियस है ये प्रोसेस, हाउ डज इट मैटर? क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे भी तो कमरे में जाके जब स्विच ऑन करते हैं तो लाइट भी तुरंत जल जाती है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस ही तो है। बिल्कुल, देखो आगे देखेंगे अपन इसका क्या फर्क पड़ रहा है। ये भी एक ऐसा पॉइंट बन गया आगे, जब वेव थ्योरी से बात करी गई ना, भाई वेव थ्योरी वालों से बोला गया भाई एक्सप्लेन करो, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आके आप भी देख लो क्या आउटपुट है, और इन आउटपुट को एक्सप्लेन करो आपकी वेव थ्योरी से। तो हुआ ये कि वो कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसमें ये भी एक पॉइंट था। आगे देखते हैं। तो अब अपन गए भाई वेव थ्योरी के पास और बोला भाई वेव थ्योरी, लेट्स हैव अ गेम। सो वेव थ्योरी वर्सेस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हुई, एंड इन दैट केस वेव थ्योरी को पूछा गया, जो वेव थ्योरी के प्रोपोनेंट्स थे उनको बोला गया कि ओके, कैन यू एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, अपन पहले वो देखते हैं। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी के साथ बढ़नी चाहिए थी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके साथ बढ़नी चाहिए थी? इंटेंसिटी के साथ। बढ़ किसके साथ रही है? फ्रीक्वेंसी के साथ। गड़बड़? तो पहला ही पॉइंट मैं बोलूं तो अपन इसको ऐसे लिख लें, अगर इधर वेव और इधर एक्चुअल, तो वेव को 0, एक्चुअल को 1। दूसरा पॉइंट देखें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयरफॉर शुड नॉट एग्जिस्ट। तो वेव थ्योरी ये कह रही है कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहां पे अपन ने देखा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, तो एक और 0, इधर एक और 1। जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है कि ऐसा हुआ। वेव थ्योरी का प्रिडिक्शन है कि इसका कोई मैटर नहीं होना चाहिए। तीसरा, इट कैन टेक आवर्स for a single electron to pick up the sufficient energy to overcome the work function। यानी लाइट ऑन कर दो, रोशनी गिरने दो और तुम जाके सो जाओ। आएगी रोशनी, गिरेगी, सारा प्रोसेस होगा और कुछ घंटे लग जाएंगे, लेकिन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या है? इट्स 10⁻⁹ सेकेंड्स, यानी फिर से 0 और 1। सो व्हाट्स द टैली? टैली इज 3:0, यानी 3 बड़े पॉइंट, और तीनों बड़े पॉइंट पे वेव थ्योरी जो है हार गई। अब सवाल ये आता है कि क्यों? तो देखो वो समझते हैं अपन। तो पहले जो लिखा है इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ठीक है, वेव थ्योरी दोस्तों ये कहती है कि जो वेव है
जब वो एनर्जी की बात करेगी, यहां पे जो बात हो रही है ना, तो देखो जब पहला पॉइंट अपन लेते हैं इंटेंसिटी का, अगर इंटेंसिटी जो है वो बढ़ेगी, इसका मतलब जो है कि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा यानी जो एनर्जी डिलीवर होगी किसको, इलेक्ट्रॉन्स को जो कि सरफेस पे हैं, वो बढ़ने लग जाएगी। अगर एनर्जी डिलीवर जो हो रही है सरफेस पे वो बढ़ने लग गई, जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी। लेकिन ये तो गलत है, ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन दैट्स व्हाट वेव थ्योरी सेज। ठीक है। दूसरी बात, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि मैंने इंटेंसिटी अगर बढ़ा दी तो इंटेंसिटी के कारण एनर्जी बढ़ रही है ना, क्योंकि इंटेंसिटी से बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। जो लाइट है वो एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की एनर्जी मैंने बढ़ा दी। वो एनर्जी जब जाके इलेक्ट्रॉन को मिली तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी के कारण निकला है, लेकिन वो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पे। बट ये ऑब्जर्वेशन भी फेल हो गई। तीसरा, इसको घंटों का टाइम लगना चाहिए, लेकिन टाइम लग रहा है नैनो सेकंड्स में। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं और ये एक सरफेस है, तो जब एक वेव आएगी, तो ये जो लाइन मैं बना रहा हूं दोस्तों, इस लाइन को मैं कहूंगा वेव फ्रंट। तो जब कोई एक वेव चलती है, जैसे पानी की लहर मान लो, पानी की जब लहर चलती है तो एक लंबी लहर होती है जो पूरी आगे बढ़ रही है, वो पूरी की पूरी आके फिर किनारे पे टकराती है। वैसे ही एक लहर आ रही है, इस लहर में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब ये आएगा और गिरेगा तो इसकी जो एनर्जी है ये इस पूरे एरिया पे ट्रांसफर होगी, है ना। तो जब पूरे एरिया पे ट्रांसफर होगी यानी हर एक इलेक्ट्रॉन के कितना हिस्सा बना, कम बना। यानी उस इलेक्ट्रॉन को जब तक कितनी एनर्जी मिले, जब तक एक इलेक्ट्रॉन 5 जितनी एनर्जी इकट्ठी कर पाएगा तब तक तो काफी टाइम बीत जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन गिर रहा है वो पूरे सरफेस पे बिखर रहा है, और पूरे सरफेस पे तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो सारे इलेक्ट्रॉन अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, तो सबके हिस्से में बहुत छोटा सा टुकड़ा आएगा एनर्जी का। दैट्स व्हाई इट विल टेक आवर्स फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन टू गेट और गैदर दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि उसको 5 के बराबर कर दे और वो बाहर निकल जाए। लेकिन ये तीनों फेल हो गए, तो अब मेरी हेल्प कौन करेगा? तो अपनी हेल्प करेंगे आइंस्टाइन। भाई जिसकी कोई मदद नहीं करता फिजिक्स में, उसकी मदद कर देते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने अपने को एक रिलेशन दे दिया, उन्होंने एक इक्वेशन दे दी। इक्वेशन है जो अपन बार बार पढ़ रहे हैं, k max इज इक्वल्स टू h न्यू। h न्यू क्या है? h न्यू है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंड फाई नॉट जो है वो है वर्क फंक्शन। ठीक है। तो ये एनर्जी की जो इक्वेशन है, जहां पे 3 एनर्जी की टर्म्स हैं। k max कौन सी एनर्जी है? k max एनर्जी है इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उसकी। ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो इक्वेशन पहली बात बोल रही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे लीनियरली। ये अपनी ऑब्जर्वेशन थी। कैसे ऑब्जर्वेशन थी? यू शुड रिमेंबर दिस ग्राफ। यहां पे अपन ने फ्रीक्वेंसी बनाई थी और यहां पे काइनेटिक एनर्जी। ये ग्राफ कब बनाया था? ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। ये इक्वेशन उसको ट्रू कर रही है। दूसरा, k max इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये भी अपन जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि मेरे को पता है कि जो k max है, जो k max है उसको मैं ये कह सकता हूं कि k max जो है मेरा वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले रिलेशन में, यानी k max इज इक्वल्स टू e v नॉट। लेकिन v नॉट का मेरे को पता है थ्रू दिस ग्राफ दैट v नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो अगर v नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है तो k max इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। और ये इक्वेशन ये भी बता रही है। यहां पे इंटेंसिटी का कोई टर्म है नहीं। ठीक है। तीसरा, k max मस्ट बी नॉन नेगेटिव। भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है तो मस्ट बी नॉन नेगेटिव। किसी भी मास की काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी नॉन नेगेटिव। यानी अगर ये नॉन नेगेटिव है तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू कम से कम 0 हो सकती है। यानी एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उस वैल्यू का जो रेडिएशन आएगा उसकी एनर्जी फाई नॉट के बराबर होगी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात भी आ गई। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू अगर बहुत ज्यादा छोटी हुई तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। दैट इज नॉट अलाउड। ये बात भी समझ में आ गई। फिर ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा, greater is the number of electrons coming out, and absorption of a light quantum by an electron is instantaneous। यानी यहां पे ये बात आ गई कि जो लाइट आ रही है उसके अंदर कुछ टुकड़े हैं,
किसने बोला? आइंस्टाइन साहब ने बोला। क्या बोला आइंस्टाइन साहब ने? उनने बोला जो रेडिएशन आता है ना, जो लाइट आती है, उसके अंदर कुछ पैकेट है। किसके? एनर्जी के पैकेट। वो जो एनर्जी के पैकेट है उनको क्या नाम दिया उन्होंने उनको नाम दिया एनर्जी क्वांटा। तो एनर्जी क्वांटा जितने ज्यादा होंगे, तो जितने ज्यादा एनर्जी क्वांटा होंगे वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। तो एनर्जी क्वांटा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, यानी कि जो फोटो करंट है वो बढ़ता चला जाएगा अगर इंटेंसिटी जो है वो बढ़ी। तो इंटेंसिटी बढ़ी तो फोटो करंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या बढ़ जाएंगे? नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी। ठीक है। दूसरी बात, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ लाइट क्वांटम बाय एन इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस, यानी जो लाइट के अंदर एनर्जी का पैकेट है वो जब इलेक्ट्रॉन से भिड़ता है जाके तो वो प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है। ये सारे जो चीज हैं, ऊपर के 3 तो अपने को इस इक्वेशन से मिल गए, और नीचे के जो 2 पॉइंट हैं वो एक तरीके से हाइपोथेसाइज किए गए थे बाय सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है। अब सवाल ये आ गया, भाई हाइपोथेसिस अगर कोई चीज की है तो उसको प्रूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है। बट देन दिस वाज ऑलरेडी प्रूव्ड, जो अपन ने पढ़ा उसमें, यानी ये सारे पॉइंट वैलिड हो गए। ठीक है। अब आगे बढ़े। तो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन सर की ये थ्योरी कि भाई जो लाइट है उसके अंदर क्वांटा है एनर्जी के, पैकेट है एनर्जी के, और वो पैकेट ऑफ एनर्जी जो है वो एक डिस्क्रीट नेचर दे रहे हैं, एक पार्टिकल नेचर दे रहे हैं लाइट को, वो जो पार्टिकल नेचर है लाइट का उसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, और वो जो सारे पॉइंट हमने ऑब्जर्व करे वो मैच भी कर रहे हैं। तो यहां पे अपने पास आ जाती है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को ये ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। 12th बोर्ड में भी काम आएगा, और जिस टाइप से जेईई और नीट में आजकल सवाल आ रहे हैं स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के, उसमें भी ये सारे पॉइंट काफी वैलिड हैं। पॉइंट्स आर वेरी सिंपल। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फोटोन की पिक्चर में देखूं, अब यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जो लाइट है ना, इसने सदियों से युद्ध करवाया हुआ है। बात करें अपन 1600 की टाइम की, तो 1650 के बाद से न्यूटन साहब कूदे थे मैदान जंग में, और उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी। उसमें बोला गया था कि हाँ पार्टिकल होते हैं इसके अंदर, कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं लाइट के, जिनकी कुछ साइड्स भी होती हैं, उनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। लेकिन उसी वक्त हिगिंस भी रहते थे। भाई धरती पे हिगिंस भी थे और न्यूटन साहब भी थे। हिगिंस ने बोला नहीं 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 नहीं, ये वेव है। अब वेव कौन सी है? उन्होंने बोला वही जैसे पानी की वेव है, साउंड की वेव है, वैसे ही लाइट भी एक वेव है। लेकिन उस वक्त न्यूटन जो थे उनका इतना बड़ा परसोना था कि उनके सामने कोई कुछ बोले तो उसकी बात को दबाना बहुत आसान था। इसलिए हिगिंस ने जो कुछ भी बोला उसकी बहुत क्रिटिकल एनालिसिस हुआ। तो भाई क्रिटिकल एनालिसिस अगर होता है किसी चीज का तो कोई ना कोई कमी तो निकल जाती है, क्योंकि मैं बात भी कब की कर रहा हूं? 1660 1670 की बात कर रहा हूं। अब उस वक्त माना न्यूटन साहब भी कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, बट देन ही वाज सर आइजैक न्यूटन। वो थे भी तो आइजैक न्यूटन, भाई जिनने प्लेनेटरी मोशन एक्सप्लेन कर दिया, जो कैलकुलस आपको देने वाले हैं। अगर ऐसा कोई इंसान कुछ बोलेगा तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तो उनका एक दिल से उनका साथ तो देंगे ही ना। ठीक है। बात आगे बढ़ी, फिर आए अपने थॉमस यंग, अपन पढ़ेंगे उनके बारे में, थॉमस यंग के बारे में भी पढ़ेंगे अपन हिगिंस के बारे में पढ़ेंगे जब अपन ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। उसके अंदर ये होता है भाई, थॉमस यंग ने बोला कि लाइट एक वेव है, और बात ऐसी चलती गई, और जब 1800 की सदी खत्म होने को आई तब लोगों ने मानना चालू किया था हाँ लाइट एक वेव है। बट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने फिर से क्या ला दिया? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अपन समझें। तो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट क्या कहती है देख लें। रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। पहला पॉइंट, हर फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और मोमेंटम का फॉर्मूला है एच न्यू बाय सी। मैं ये याद रखूंगा, मोमेंटम इज एच न्यू बाय सी, ये मैं याद रखूंगा। All photons of light of a particular frequency and wavelength have same energy and momentum, यानी एनर्जी और मोमेंटम डिपेंड करता है खाली फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे, डिपेंड करता है खाली फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे, नहीं डिपेंड करता वो इंटेंसिटी पे। तो फोटोन जो है उसकी एनर्जी और उसका जो मोमेंटम है ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे, ना कि उसकी इंटेंसिटी पे। बात ध्यान रखनी अपने को, ठीक है। अगर मैं इंक्रीज करता हूं इंटेंसिटी लाइट की
इफ आई एम इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो वेवलेंथ अगर चेंज नहीं कर रहा और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा तो सिर्फ एक चीज बदलेगी। क्या बदलेगी? इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पर सेकंड कोई गिवन एरिया को क्रॉस कर रहे हैं वो चेंज होगा, ना कि एनर्जी और मोमेंटम। इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए, अगर पहले 5 थे तो अब 10 हो गए, 10 के 15 हो गए, 15 के 50 हो गए, बट उन सब फोटोन्स की वेवलेंथ और उन सब फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो उनकी एनर्जी सेम रहेगी। यानी कितनी भी डिम कर दो लाइट को, उसकी एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, फोटॉन्स जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते। सारी पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं दोस्तों। बोर्ड में क्वेश्चन आता है कभी कभी तो ऐसा आता है कि भाई 3-4 पॉइंट लिख दो फोटोन पिक्चर के, तब तो चलो तुम लिख दोगे 5 में से, लेकिन मान लो जेई में सवाल आ गया स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू बोथ आर फॉल्स, 1 इज ट्रू सेकंड फॉल्स सेकंड ट्रू फर्स्ट फॉल्स, तो मेरे को सारे याद होने चाहिए तभी मैं कर पाऊंगा। आखिरी पॉइंट क्या कह रहा है कि जब भी फोटोन किसी पार्टिकल से कोलाइड करता है, जैसे कि अपने केस में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में किससे हो रहा है कोलिजन, इलेक्ट्रॉन से। फोटोन आया, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, तो जब वो कोलिजन होता है तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड रहते हैं। यानी कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में ही एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। लेकिन क्या कंजर्व नहीं रहता? कंजर्व नहीं रहता नंबर ऑफ फोटोन। अब देखो स्टेटमेंट 1, व्हेन अ फोटोन कोलाइड्स विद एनी पार्टिकल, और जो पार्टिकल कौन है अपना? पार्टिकल है अपना इलेक्ट्रॉन। सो जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, इट अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, एनर्जी मोमेंटम एंड नंबर ऑफ फोटोन्स रिमेन्स कंजर्व्ड। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, क्योंकि जब कोलिजन हो रहा है तो इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन उसमें एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व्ड है। क्या कंजर्व्ड नहीं है? नंबर ऑफ फोटोन। हो क्या सकता है? हो सकता है कि फोटोन एब्जॉर्ब हो जाए और कोई नया फोटोन क्रिएट हो जाए। यानी जो एनर्जी आई उसको तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया और फिर उसने थोड़ी देर बाद एक नई एनर्जी का फोटोन छोड़ दिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हैज टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, थ्योरी है, सब कुछ याद करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएं। अब देखो, अब बात अटक गई। कैसे भाई? लाइट पार्टिकल थी, फिर 150-170 साल लगे उसको वेव बनने में, फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर से लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर आ गया। अब वेव थ्योरी वाले जो बोले थे भाई वेव थ्योरी तो लाइट दिखा रही है, लाइट वेव नेचर दिखा रही है। कैसे दिखा रही है वेव नेचर लाइट? लाइट में डिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट में पोलराइजेशन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये सब वेव थ्योरी से जो है एक्सप्लेन हो रहे हैं। इंटरफेरेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी, उसी लाइट का, और वही लाइट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रही है। यहां पे एक इंसान आया, नाम डिब्रॉय, स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन है डिब्रॉय। उनने हाइपोथेसाइज किया। उनने क्या हाइपोथेसाइज किया? उनने बोला कि भाई एक वेवलेंथ है लैम्डा जो कि एसोसिएटेड है पार्टिकल के साथ जिसका मोमेंटम है p, और ये रिलेशन फॉलो करेगा वो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। यानी अब कोई भी पार्टिकल है, अब लाइट की बात नहीं हो रही, ना लाइट है ना इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पार्टिकल, यानी मैं भी आप भी कोई भी जिसका कुछ मास है और कुछ वेलोसिटी है, तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है। नाम क्या दिया गया? मैटर वेव्स। ये कौन सी वेव्स हैं? ये हैं मैटर वेव्स। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल ऐसे नहीं, मैटर वेव्स। ठीक है, ओके। अब देखो क्या बोला गया। ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन मैं लेता हूं, इलेक्ट्रॉन का मास m है, चार्ज e है, उसको मैंने एक्सेलरेट कराया थ्रू रेस्ट और पोटेंशियल दिया मैंने उसको v। तो मैं बोलूंगा भाई काइनेटिक एनर्जी जो मेरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो होगी ev, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं रेस्ट से चालू हो रहा हूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर ke है तो चेंज कितना हुआ? ke के बराबर। किसने किया वो वर्क? पोटेंशियल ने। किस पे किया? इलेक्ट्रॉन पे। तो ke इज इक्वल टू ev। ठीक है, अब देखो मेरे को पता है ke इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। मैं इसको स्क्वायर करके नीचे m लिख दूं, बिल्कुल कर सकता हूं। इसको थोड़ा सा अरेंज करूं तो मैं इसको लिख दूंगा p स्क्वायर बाय 2m। यहां तक भी बात सही है। इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ke, राइट। तो मैं p को क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट p एज अंडर रूट 2m ke, राइट। नाउ कम हियर, mv को क्या लिखा मैंने? p, और p को क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 2m ke। तो मैं कह दूंगा भाई लैम्डा जो है वो हो गया h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी।
बात सही, बिल्कुल सही। अब काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो मैं इलेक्ट्रॉन का E यूज कर सकता हूं, और पोटेंशियल अगर V है तो V यूज कर सकता हूं। तो मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर ये रिप्लेस करूं तो आई विल गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2mEV, where V is the potential, E is the charge of electron, m is the mass of electron, multiply by 2, पूरा अंडर रूट में, डिनोमिनेटर में, ऊपर h। अब इलेक्ट्रॉन के लिए जब मैं ये सब कर रहा हूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, प्लैंक कांस्टेंट पता है, 2 एक कांस्टेंट है, यानी एक पोटेंशियल बचा। सारी वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा ये। यानी अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है, प्लैंक कांस्टेंट भी पता है, 2 एक नंबर है, सारी वैल्यू पुट करी, मसाला बनाया, तो मैं इधर आया। अब इधर आया तो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला भाई लैम्डा के लिए एक फॉर्मूला। यानी अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन की बात करनी है और मेरे को पता है भाई इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे एग्जांपल लें, अगर अपन मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को मैंने 100 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, बताओ उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो ये नहीं कि तुम इसमें लग जाओ और सोल्व करने लग जाओ ना, क्या करना है, 1.227 अपॉन अंडर रूट वी। तो मैं बोलूंगा भाई लैम्डा विल बी इक्वल टू 1.227 अंडर रूट वी, 100 है तो यहां 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1227 नैनोमीटर। तो आंसर क्या हो गया, 0.1227 नैनोमीटर। ठीक है, ये एक अपने पास आ गया। इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपन ने डेरिवेशन किया है। क्वेश्चन इस चीज पे आते हैं, ये डेफिनेशन है, ठीक है, क्वेश्चन इस पे आते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और मास आ गया तो भाई इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने प्रोटॉन ले लिया, तो प्रोटॉन का चार्ज तो चलो E के बराबर है, लेकिन मास बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। अल्फा पार्टिकल ले लिया तो मास भी बढ़ जाएगा और चार्ज भी बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है। अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। मेरे को जनरल फॉर्मूला चाहिए, मैं पहले जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं। तो मेरे को पता है भाई लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2mEV था इलेक्ट्रॉन के लिए, थोड़ा चेंज कर देते तो मैं इसको बोल देता हूं H अपॉन अंडर रूट 2mQV। ठीक है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है भाई शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी, डी ब्रोए, शॉर्टेस्ट डी ब्रोए वेवलेंथ किसकी होगी, क्या ना इंस्टिंक्ट उधर चले जाता है। ठीक है, सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू QV। गलती नहीं होनी चाहिए ये, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अल्फा पार्टिकल लेता हूं तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज, प्रोटॉन लेता हूं तो प्रोटॉन का चार्ज। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेरे पास लैम्डा का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या है, H अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अब देखो H फिक्स, 2 फिक्स, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम, तो इफेक्टिवली मैं बोलूंगा लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट मास। अब इलेक्ट्रॉन का मास, अल्फा पार्टिकल का मास और प्रोटॉन का मास देख लें। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me है तो इसको अगर मैं तकरीबन 2000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बनता है मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो है 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो अगर मैं यहां पे me लिखता हूं तो डिनोमिनेटर छोटा है अगर, तो लैम्डा बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा है तो लैम्डा बड़ा, यानी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ा होगा, उससे छोटा होगा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, और उससे छोटा होगा लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। आई बात समझ में, फिर से देख लेते कैसे किया एक बार, लेट्स डू इट रिकैप क्विक। लैम्डा इज H अपॉन 2mk, k सबका सेम है, k सेम है, k को भूल जाओ, H कांस्टेंट है भूल जाओ, 2 तो फिक्स से हटा दो, यानी लैम्डा सिर्फ डिपेंड कर रहा है मास पे। ठीक है, यहां पे E नहीं लिखा हुआ, खाली m है। ठीक है, अब मैंने देखा इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड विच इज लेस देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये चीज मैंने देख ली। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा, तो डिनोमिनेटर में अगर कोई बड़ी चीज आएगी तो ओवरऑल उसको छोटा कर देगी, सो लैम्डा छोटा हो गया, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन 2, जस्ट
कैप्चर द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए बढ़िया सवाल है। ठीक है, एक और देख लें अपन। ये कह रहा है भाई डी ब्रोई वेवलेंथ निकालो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल। ओ ये तो पहले कर लिया, ये तो पहले कर लिया। क्या है भाई लैम्डा का फॉर्मूला 1.227 अपॉन अंडर रूट वी नैनोमीटर में। v कितना है 100, तो नीचे आ जाएगा 10, तो अभी देखा था लैम्डा हो जाएगा 0.1227 नैनोमीटर। और मैं इसको चाहूं तो दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं, लेकिन ठीक है, इतनी तो अपने को परेशानी करने की क्या जरूरत है ना। तो अपन ने ये भी देख लिया। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें अपन ने डी ब्रोई के रिलेशन को देखा, उस पर थोड़े से क्वेश्चन देखे। अपन ने देखा कि किस तरीके से वेव पिक्चर जो थी वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई और वहां पे अपने को हेल्प लेनी पड़ी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की। ठीक है, अब अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों उसके अंदर अपन जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पे थोड़े से और अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। और आज शाम को जो वीडियो आएगा वो जब मैं लाइव आऊंगा उसमें, तो वहां पे मैं तुम्हें ऐसा सोल्व करूंगा कुछ जेई एडवांस लेवल के PYQs और थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा भी। सो विल ब्रेक द सेशन। जो अपना शाम वाला 6 बजे का सेशन है उसको अपन 2 पार्ट में रखेंगे। एक पार्ट में अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और दूसरे पार्ट में अपन थोड़ा सा आगे का और पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ये लेक्चर हुआ अपना यहाँ पे खत्म। फिर से एक बार रिकैप कर लें, अनअकैडमी की कोई अपडेट्स तो नहीं है जो अपनी मिस हो जाए। तो ये तो फिर से वही है, वही प्लस का सब्सक्रिप्शन है। याद रखना अपने को निम्बस दोस्तों ऐसा है, वो जो कोड तुम यूज करते हो, तुम अनअकैडमी ऐप पे जाते हो, उस कोड को डालते हो, तो तुम अपने जो भी फ्री वाले लेक्चर्स हैं वो भी सुन सकते हो। जैसे मैं भी बहुत जल्दी अनअकैडमी ऐप पे आ रहा हूँ, वहां पे मेरी फ्री लाइव क्लासेस होगी एज एंड व्हेन जब भी होता है, दैट विल बी कम्युनिकेटेड विद यू गाइस कि वो क्लासेस का क्या टाइम रहेगा, क्या टॉपिक्स रहेंगे, सारा डिटेल में सब डिस्कस किया जाएगा तुम्हारे साथ। तुम वहां पे जब अनअकैडमी ऐप पे जाते हो तो वहां पे नीचे निम्बस कोड यूज करके तुम अनलॉक कर सकते हो फ्री क्लासेस को, और इसी कोड को अगर यूज करते हो फॉर बाइंग द सब्सक्रिप्शन तो तुमको जो भी यहाँ पे डिस्काउंट दिख रहा है इस पे और ऊपर डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सेम इज द केस विद आइकॉनिक। दोनों के केस में डिफरेंस फिर से मैं बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये मिस नहीं करना चाहता। ये बात तुमको समझने की जरूरत है बच्चों, कि अगर तुमको कोई तुम्हारे टेस्ट की एनालिसिस करके कमियां बता दे और गाइडलाइंस बता दे कि कैसे सही करना है, श्योरली सक्सेस इज योर्स। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आज का डाउट अपन देख चुके हैं पहले ही। फोटो खींचो तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिर से यू सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर संडे होता है 12 से 3। इट्स अ काइंड ऑफ अ लकी ड्रॉ है तुम्हारे लिए। अच्छे से पेपर करो, यू कैन विन स्कॉलरशिप्स। यहाँ पे दिख रहा है जो, ओके। और ये कुछ नए बैचेज हैं, 6 अप्रैल और 7 अप्रैल और 14 अप्रैल से चालू होने वाले बैचेज, और ये कुछ अपकमिंग टेस्ट हैं जो अभी अप्रैल में होने वाले हैं। और ये है मेरा हैंडल ऑन अनअकैडमी ऐप। यहाँ पे जाके तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यू दे सकते हो, जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी चेक कर सकते हो। बिल्कुल जाओ, बिल्कुल देखो यहाँ पे। Okay, you can follow me there. Okay. So with this, we come to end to this particular lecture. मिलेंगे शाम को 6 बजे लाइव। एक बार फिर से करेंगे कुछ PYQs जेई एडवांस के और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोबेबली आज शाम को पैक कर देंगे, नहीं तो एक लेक्चर और। ठीक है, चलो दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।